सो एज आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस वीडियो कि हमें इसे टैबुलर फॉर्म में कर देना है। तो हमने रिएक्शंस विद मेटल्स में देखा कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। कुछ विगरसली करेंगे कुछ मेटल्स, और कुछ मेटल्स के लिए हमें पानी को गर्म करना पड़ेगा, तब जाके हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगा। उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो क्लोराइड्स बनाता है, और फिर हमने देखा कि नाइट्रिक एसिड के साथ वो नाइट्रेट्स बनाता है। और साथ में आपको दो दो रिएक्शन उसके देख लेने हैं और हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये टॉपिक में हम देखेंगे कि अलग अलग मेटल्स का रिएक्टिविटी कैसा है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सब जो है वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, जबकि गोल्ड जो है वो बहुत ही कम रिएक्ट करता है। तो बेसिकली हम मेटल्स को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं: हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो क्लियरली ये जो रहेंगे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब लेस रिएक्टिव मेटल्स है, जबकि ये जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन वगैरह, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है। और ऑब्वियसली पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। अब हम आगे देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कैसा है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा जो आयोनिक होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑन ओन व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अभी हम नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखें तो बहुत ही सिंपल है। वही चीज जो मेटल्स ने दिखाया था यहाँ पे नॉन मेटल्स के साथ। तो अगर नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे हमारा ऑक्साइड्स बन रहा था, जो एसिडिक ऑक्साइड्स जो है, वहां पे जो ऑक्साइड्स बन रहा था वो बेसिक ऑक्साइड्स बन रहा था, और यहाँ पे जो बनेगा वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनेगा, और कुछ केसेस में न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनता है। तो जैसे मेटल्स का रिएक्शन है वैसे ही नॉन मेटल्स का भी रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स देखे तो नॉन मेटल्स जो है वो यूजुअली तो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ, सिर्फ हेलोजेंस जो है नॉन मेटल्स में वही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब क्लोरीन जो कि एक हेलोजन है वाटर के साथ मिक्स होगा तो हमें HOCl मिलेगा, प्लस वी गेट HCl, दोनों ही एक्वियस फॉर्म में मिलते हैं। और एसिड्स का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसा है, तो वो जो है नॉन मेटल्स वापस डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, वापस इसमें हेलोजेंस एक्सेप्शन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हेलोजन ग्रुप है वो दूसरे हेलोजन ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, जैसे क्लोरीन भी एक हेलोजन है और ब्रोमीन भी एक हेलोजन है। तो जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन ब्रोमाइन को निकाल देगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा, और ब्रोमीन गैस बाहर आ जाएगा। और नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर रिएक्ट करके गैसेस बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, NH3। सो ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली ओमिट है सिलेबस से, इसलिए मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि नॉन मेटल्स का रिएक्शंस कैसा है। ऑक्सीजन, वाटर, नॉन मेटल्स और हाइड्रोजन। वापस अगर इसको हम टैबुलेट करें तो हम देख सकते हैं कि जैसा ऑक्सीजन के साथ मेटल्स का रिएक्शन है वैसा ही नॉन मेटल्स का भी रिएक्शन है, और यहाँ पे वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं।
जबकि मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और नॉन मेटल्स वाटर के साथ और एसिड्स के साथ यूजुअली रिएक्ट नहीं करते। इसमें सिर्फ हेलोजेंस जो है वो एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन के फॉर्म में उसे याद रखेंगे कि क्लोरीन जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो हमें मिलेगा HOCl प्लस HCl। सेम तरीके से जो डाइल्यूट एसिड्स है उसके साथ भी हमने वैसे ही देखा कि क्लोरीन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड और ब्रोमीन in its aqueous form will be liberated. Finally, when we see reaction of non-metals with hydrogen, so we get that they form different type of gases, like sodium forms hydrogen sulfide whereas nitrogen forms ammonia. Okay, so that's about non-metals. Let's move on to the ionic compounds. So what exactly are ionic compounds? Basically, they are made from two units, cation and anion, and therefore the name ionic compound. Obviously, the cations and anions are oppositely charged, and because of that, there is an electrostatic force of attraction between them, and this force is going to be very strong. Alright, and obviously the number of cations and anions in an ionic compound are exactly equal, and therefore as a whole, ionic compound will be electrically neutral. But inside that, it would be very strong force of attraction between the cations and anions. Now, ionic compounds are crystalline in nature. So the surface of all the particles of a crystalline substance have a definite shape and are smooth and shiny. The regular arrangements of ions in the solid ionic compound is responsible for their crystalline nature. The arrangement of ions is different in different ionic compounds and therefore the shapes of their crystals are different. तो अभी ये जो भी चीज लिखा है ना यहाँ पे, तो आपको सिर्फ इसको समझ के लेना है कि क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने आयोनिक कंपाउंड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी बताया है कि वो कैसा दिखता है। तो हमें पता चला कि वो क्रिस्टलाइन होता है नेचर में। अब वो क्रिस्टलाइन क्यों होता है? क्योंकि अरेंजमेंट उस तरीके से किया हुआ है कि वो क्रिस्टल फॉर्म में बनता है और अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं अलग अलग आयोनिक कंपाउंड्स के, तो उस हिसाब से उसका शेप भी अलग अलग होता है और उनका जो सरफेस है वो स्मूथ और शाइनी होता है। अब ये सब आपको आगे जाके 11-12 या थोड़ा सा हाई लेवल फिजिक्स में क्रिस्टल लैटिस करके टॉपिक आएगा जहां पे इसको सबको डिटेल में ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ ऊपर से इसका सिर्फ प्रॉपर्टी देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। तो we already know that the attractive force between the positive and negative charge is strong. Therefore, the ionic compound exist in solid state and are hard. Second point is they are brittle and can be broken into piece by applying pressure. क्योंकि वो crystal structure का है और काफी hard है तो वो brittle भी होगा, और अगर हम sufficient pressure apply करें उसके ऊपर तो वो टूट भी जा सकता है। The intermolecular force of attraction is high in ionic compounds and large energy is required to overcome it. तो इसके वजह से उसका जो melting और boiling point है वो बहुत ही high होगा। And the second last property is ionic compounds are soluble in water. This is because the water molecules orient in a particular manner around the ions separated by dissociation process. As a result of this, a new force of attraction is established between the ion and the surrounding water molecules, replacing the original intermolecular attraction. तो नॉर्मली हमने जो ऊपर प्रॉपर्टीज देखे उस हिसाब से तो वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, बट वाटर और उसके बीच में एक स्पेशल काइंड ऑफ अट्रैक्शन होता है जो डिसोसिएशन प्रोसेस के वजह से होता है, जहाँ पे वो जो बॉन्ड है वो वाटर के साथ फॉर्म करता है, जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसीलिए वो सोल्यूबल है पानी में। लेकिन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन और पेट्रोल में वो इनसोल्यूबल है क्योंकि वहां पे एक नया अट्रैक्टिव फोर्स नहीं एस्टैब्लिश हो पाता। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज आयोनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट।